डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज इस आभासी मंच पे इस वीडियो लेक्चर में हम जिस विषय पे आपसे बातचीत करेंगे, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सेमेस्टर 1 में पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 13 पार्ट 2 से मॉडल एंड थियरीज एंड मास कम्युनिकेशन। इसके पार्ट 1 में मैंने आपसे जो एरिस्टोटल थियरी है, शैनन थियरी है और बाकी जो इससे संबंधित जो थियरी थी उससे संबंधित हमने आपसे बातचीत करी और बताया कि जो मेजर थियरी है, जैसे कि शैनन मॉडल है, एरिस्टोटल मॉडल है, वीवर मॉडल है, उनमें बारीकियों में क्या अंतर रहा मूलतः और किस बात को लेकर के उस पर बातचीत की गई। अब जो उद्देश्य मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप समझ पाएंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। 1948 में थियरी आई थी, क्या इसके पहले हमारा संचार का साधन नहीं हुआ करता था, या होता था तो फिर क्या प्रारूप हुआ करते थे। एक तो यह, दूसरा कि आप बेसिकली यह समझ पाएंगे मूल रूप से कि आखिर इन थियरी का क्या आशय है आज के परिप्रेक्ष्य में, अगर बातचीत आप करें देखें तो। और बेसिकली आप विभेदीकरण कर पाएंगे चीज़ों में कि किस तरीके से पहली थियरी में और दूसरी थियरी में और तीसरी जो सैद्धांतिक पक्ष है उनमें क्या अमूल चाल परिवर्तन है और किस तरीके से उसको डेवलप किया गया और कैसे आज के परिप्रेक्ष्य में से आप देख सकते हैं। मैंने ये भी बताया आपसे कि इस यूनिट को ख़त्म होने के बाद अपने आप में क्या आप पाएंगे और कैसे देखेंगे, अभी हमने आपसे बातचीत कर लिया है। तो मूलतः हम आते हैं बाकी चीज़ों में कि जो मेजर थियरियां हैं, जैसे कि मैंने आपसे बताया शैनन थियरी है, वीवर थियरी है या एरिस्टोटल थियरी है। इन थियरी के अलावा जो मेजर 4-5 हमारी थियरी है, उसमें जब हम इसकी बात करते हैं कि इसके अलावा और संबंधित कैसे थियरी है, कैसे काम करती है, तो उसमें जो पहली हम बातचीत करते हैं कि पर्सनल इन्फ्लुएंस थियरी। जैसा कि विषय से ही आपको समझ में आ रहा है कि कैसे व्यक्तिगत रूप से किसी को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उस बारे में क्या सैद्धांतिक पक्ष है उसके बारे में बातचीत आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। कि जैसे कि 1940 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब यूएसए में हो रहा था, तो पॉल ई लेजरफील्ड एंड अदर, उनकी जो बुक है द पीकॉक चॉइस, उसमें किस तरीके से उन्होंने रेखांकित किया, कैसे उन्होंने दिखाया कि वोटर को कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। और इन्फ्लुएंस अर्थात है कि व्यक्तिगत रूप से कैसे उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के जरिए उन्हें कैसे आप संवाद स्थापित करके उनके ऊपर प्रभाव अपना स्थापित कर सकते हैं, इस बारे में खास तौर से बातचीत उन्होंने करी। उन्होंने यह बताया कि जो लीडर का जो काम आपका होता है कि लीडर किस तरीके से चीज़ों को देख करके एक सतही तौर पे जो विकास करता है, जो बातचीत करता है, जो संचार स्थापित करता है, और बाकी जो आम धारणा है और लोगों में उनमें क्या क्या अंतर है। तो इस तरीके से उन्होंने जो व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का एक दूसरे व्यक्ति से, मतलब आप यूँ कह लें कि उसका संवाद होता है, और हर व्यक्ति का एक दूसरे व्यक्ति पे उसका एक ज़्यादा प्रभाव होता है, उसको अपने अच्छे तरीके से उसे संवाद स्थापित करके उस चीज़ को आगे बढ़ाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किस तरीके से उन्होंने अपने बुक में इसको रेखांकित किया और बताया कि अपने व्यक्तिगत तौर से ही अपना संवाद स्थापित करके एक लोगों को जोड़ करके उस इशू को, मतलब यानी कि जो मुद्दे हैं ख़ास तौर से जो पॉलिटिकल डिस्कशन होते हैं या जो भी उससे संबंधित इर्द गिर्द जो भी सारी चीज़ें बातचीत होती हैं, उनमें किस तरीके से बातचीत करके आप अपने एक मानक नया स्थापित कर सकते हैं। दूसरी बात होती है 2 स्टेप फ्लो। ये क्या थियरी कहती है? यह थियरी यह कहती है कि एक मीडिया के एक लिमिटेड एक्सपोजर है।
ऐसा नहीं कि सब कुछ मीडिया ही तय करती है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थी मित्रों, अगर हम आपसे बात करें कि जैसे कि आप किसी संस्थान में हैं या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में जैसे आप हैं, तो ज़रूरी जैसे है कि आप इस यूनिवर्सिटी के मापदंड को देखें और पढ़ें देखें, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है कि किसी व्यक्तिगत किसी यूनिवर्सिटी से या फिर किसी कई अन्य संस्थानों से कोई देख करके उससे व्यक्तिगत रूप से आप स्थापित हो सकें, अपने आप को उसमें बांध करके आप देख सकें। जो इन्फॉर्मेशन है ख़ास तौर से एक लोगों को वाइडली जो है कनेक्ट करने की कोशिश करता है। एक लीडर का एक अपना काम होता है, वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो कुल मिला जुला कर वो देखता है कि एक जो लोग हैं, जो जनता है, जो जिसके बारे में बातचीत की जाती है, वोटिंग की बात करती है लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र में ख़ास तौर से इस थ्योरी के क्या मानक है, उस थ्योरी के बारे में ख़ास तौर से बातचीत की गई है। दूसरा यह इसमें कि जो आप सेकेंड हैंड आप बात करते हो कि सेकेंड अगर हम देखें कि सतही तौर पे इसमें कैसे जो है कि आप दोनों जगह से, जैसे कि मतलब अगर हम ये कहें कि ऐसा नहीं कि केवल मीडिया ने बातचीत करी और दूसरे पर्सन ने या दूसरे व्यक्ति ने उसको एक अपना एजेंडा स्थापित किया, उसको देख लिया और उससे प्रभावित होकर वो काम कर दिया, लेकिन वह भी कुछ सोचने समझने के लिए, उस पर बातचीत करने के लिए उस पर एग्रीड होता है, बातचीत करता है, देखता है, फिर वो कोई एक अपना अलग स्थापित करता है। यानी कि एक तरीके से दोनों तरीके से टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पे स्थापित होता है और तब जा करके आगे होता है। नेक्स्ट है मल्टी स्टेप फ्लो। तो यह क्या कहता है कि रिकॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ टू स्टेप फ्लो कंसेप्ट इनटू द मल्टी स्टेप फ्लो बिकॉज ऑफ द मल्टी डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस ऑफ द ओपिनियन लीडर, नॉट नेसेसरी ओनली डाउनवर्ड्स। यह कह रहा है कि आप कई तरीके से अपने एजेंडे को, आप एक तरीके से अपने डायरेक्शन को या अपने दिशा निर्देशित आप कर सकते हैं। जैसे कि एक कोई व्यक्ति है, वो कई एंगल से सोचता है, उस पर अपनी थिंकिंग रखता है, अपने विचारों को प्रकट करने के बाद करता है, और डाउन अर्थ होकर कर सकता है। और उसमें जैसे कि टू स्टेप की बात हो रही है कि वहाँ बढ़ता है, यहाँ पे मल्टी स्टेप के जरिए, यानी कि कई डाउन टू अर्थ या अपवर्ड्स ये कह लें कि उसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करके उसको देखता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसमें जो खास तौर से अगर हम कहें कि द इन्फ्लुएंस वाज सीन द अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स द मीडिया सोर्सेस व्हेन दे साउट टू टेल गेट कीपर्स हाउ टू देयर जॉब। अर्थात कि किस तरीके से मीडिया के यहाँ पे क्या रोल है, कैसे अपने मीडिया अपना रोल प्ले करता है, वहाँ पे किस तरीके से सावधानी से उसको देखता है, तो वहाँ कैसे उसके ज़रिए आप साइड एंगल से तलाश करके आप एज एक लीडर को अपना एक आप अपना ओपिनियन रखते हैं, उसमें कैसे बातचीत करते हैं, और किस तरीके से कई जगहों से आप उसे एक मानक अपना स्थापित करके बातचीत करके आप उसे आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से भी एक अपना लोकतंत्र के जरिए लोगों से एक संवाद स्थापित आप कर सकते हैं। सोशियोलॉजिकल थियरी जो खास तौर से बातचीत करती है, एक अगर हम इसे देख रहे एज्यूम्सन पे खास तौर से चलती है, एक धारणा पे कि जो सोशियोलॉजी है एक तरीके से समाज का एक हिस्सा है, कि हर व्यक्ति एक समाज का अपना हिस्सा है, उसके एक पहचान है, उसके लोग हैं, उसके अपने संबंध हैं, उस संबंधों पे वह खास तौर से निहित होता है। तो कैसे अपने संबंधों को एक वो नया रूप देता है, संबंधों के एक मानक को अपना स्थापित करता है। तो उस तरीके से देख करके खास तौर से जैसे सोसाइटल वैल्यूज हैं, पब्लिक बिलीफ है, आर डिस्कस, यानी कि सारी जो चीज़ें हैं उसको किस तरीके से देख करके आगे वो बातचीत करता है और देखता है। तो सोशलॉजिकल जो बिलीफ है, नॉर्म्स है, कल्चर है, और सारी जो चीज़ें हैं उसमें किस तरीके से एक सतही तौर से वो आगे बढ़ता है, इन चीज़ों पे भी खास तौर से यह थ्योरी काम करती है। कल्टिवेशन थ्योरी डेवलप बाय द जॉर्ज गर्बनर 1967 इज बेस्ड ऑन द एज्यूम्शन ऑफ द मास मीडिया। द सेम कल्टिवेशन थ्योरी जो है हमारी है एज ए सोशियोलॉजिकल थ्योरी के तरह ये काम खास तौर से करती है। जैसे कि सोशियोलॉजिकल थ्योरी थिंक अबाउट द योर एज्यूम्शंस, वैल्यू, नॉर्म्स, कल्चर, दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। In the same way the cultivation theory thinking about like the sociological theory. Suppose that as this theory is the observe and assumptions the media, how to work in media, in the society and societal norms and values, culture norms, and these are the dependence on the symbols, images and messages of the media.
he calls the people through the this he like he's working this theory, he's working like this these agenda, and the dominated of cultivation theory like in the these patterns. This is called by the cultivation theory. अब इसी को अगर हम डिसकंटिन्यूएशंस में अगर हम बात करें, कंटिन्यूएशंस ऑफ दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स, द persist of exposures television is capable of the cultivation common belief about the world. तो कल्टिवेशन थियरी कैसे काम करते, दिस इसकी जो थिंकिंग है, दिस कल्टिवेशन थियरी अर्थात द कल्टिवेशन थियरी थिंकिंग अबाउट द कॉमन बिलीफ अबाउट द वर्ल्ड. इट मीन्स it happens like the USA, the same way cultivation theory think about the same way, same patterns in the going on the like the other country or like Asian country or the African country, but these situations pattern like the same because of the culture and the belief and norms. The USA and the Asian country and the African country are different way, but the people is the people requires and people need like the same way because of the any kinds of man, like any people are thinking about the like the same way because of the whose peoples like grown like any societal norms. Then he think about like the his belief and his thinking and every thinking about the like the it is the match of the like his societal norms because of his growing or he is born like that society. So that's why उसका जो एक तरीके से आप यूँ कह लें कि जो उसका थिंकिंग का प्रोसेस है या सोचने का तरीका है उस सोसाइटी से कहीं ना कहीं मैच करता है, क्योंकि उसी तरीके से उसकी ग्रोइंग हुई है. इसी तरीके से यह थ्योरी खास तौर से काम करती है. एज ए एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे देखते हैं, एज ए एग्जाम्पल रेपुटेटेड बीइंग ऑफ द ग्लैमरस लोकल्स, बिग हाउसेस, clothing behavior, attires and ornaments, electric gadgets and all kinds of things, and it's depend on the societal norms because of the आप वहाँ एक देखो क्योंकि वहाँ पे जो एक तरीके से सोसाइटी का एक नेचर है, उसकी एक जो प्रकृति है उसी तरीके से वह चल रही है. तो जिस तरीके से सोसाइटी की ग्रोइंग होगी, बच्चा अगर उस सोसाइटी में पल बढ़ रहा है तो उसी तरीके से बच्चा वो आगे बढ़ता है और उसी तरीके से सोचता भी है. What is the agenda theory? It's next is the agenda setting theory. Its terms was coined by the Maxwell's, M.C. Combs and Donald L. Shaw in 1972 in the context of election campaign. Like आप जो आप देख रहे हैं कि आप ऐसे समझ लें कि जो भारत में ख़ास तौर से जो सारी चीज़ें अभी वर्तमान में विद्यमान है, जो जहाँ भी इलेक्शन होते हैं तो किस तरीके से मीडिया हाउसेस जो एक अपना एजेंडा सेट करते हैं या पार्टी अपना किस तरीके से अपना एजेंडा सेट करती है, उस एजेंडा के तहत जो काम होता है कि किस तरीके से सोसाइटी को क्या मैसेज देना है या फिर एक हमारा मीडिया को क्या मैसेज देना है, इस तरीके से जो प्रतिक्रियाएं और क्रियाएं जो काम चलती हैं उसको जो हम एजेंडा सेटिंग कहते हैं. जैसे कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या आपका व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप, like what to think about in the like election or the what is your political view. These kinds of thinking are like it may be whose people's thinking about like this and his behavior and his thinking power like at elections or any agenda working like this. So that's why it is called by the agenda setting theory because of you can see different elections came in the like in the different state and every 5 years it is the conducting the central government and the state governments parallelly in the election. So how it is the create building and agenda setting. So that's why it is called by the agenda setting theory. It is the build of like the his opinion thinking like this. The usage of gratification theory. What is the meaning of the usage gratification theory? It is the
use of gratification theory arose out the studies which shifted their focus from what the media people and to what people do with the media. Katz 1959. The question asked is the how do people use to mass media and why. It means this theory, gratification theory, it is the related of the people in between of the relations of the media. What is the thinking about in the media and the people, and what is the reason behind it? It is the depend on the usage, how to usage of the people in media, and how its approaches and assumptions assumptions like in the any kinds of thing, कुछ भी उसका जो कार्य होता है वो किस तरीके से सोचता है। उसी तरीके से मीडिया जो अपना किस तरीके से अपना देख करके उनके बिहेवियर को वह तय करता है, वो कैसे देखता है, इस चीज़ को खास तौर से वह देखने की कोशिश करता है और वैसे वो देखता है। तो द यूजेज ऑफ मास मीडिया आर द डिपेंडेंट ऑन द परसेप्शंस, selectivity and the prejudiciality and the health belief, values and the interest of the people. It means the media observations, media feelings and media thinking power, it is all are things depend on the assumptions, perceptions, these kinds of things. Because of any persons, any people or any man like in the his or her living in the society any everywhere, his thinking like it's going on the same way, because of every man does not know doesn't know what's happened in the next day. So that's why his like his working behavior and his agenda like this prepare like the day by day routine. So that's why what is the next, and no one can like thinking about what happens in the next day. It means जो भी हम सोचते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी एक परसेप्शंस बनाते हैं, जो हम एक एजेंडा सेटिंग करते हैं, हम डे बाय डे के रूटीन सेट करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कतई कि कल आने वाले समय में क्या होने वाला है। अर्थात कहने का तात्पर्य बस इतना है कि जो परसेप्शन हम बनाते हैं तो परसेप्शन पे सारी चीज़ें एज ए चलती है। उसी तरीके से हमें ग्रेटिफिकेशन जो थ्योरी है जिसको कैट्स ने इजाद किया 1959 में, एक ग्रेटिफिकेशन थ्योरी हमारी चलती है इस एजेंडा के तहत, यानी कि परसेप्शंस के तहत चलती है। इट मीन्स द टर्म्स ऑफ ग्रेटिफिकेशन रेफर्स टू रिवार्ड सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस बाय द ऑडियंस। इट मीन्स इफ ऑडियंस आर सेटिस्फाइड दैट दिस एजेंडा एंड दिस थियरी meaning and the aim, it is the fulfill. Because of people like the audience agenda is not fulfill or not is not fulfill in the like criteria, so that's why this theory it is the meaningless, right? तो यह जो काम करती है, जो अपने मोटिवेशंस पर कैसे काम करती है, उसको कैसे देखती है, उसके हैबिट्स पर काम करती है, पीपल बिहेवियर के, उसको वह देखती है। और कुल मिला जुला करके आप देखें कि संचार का जो एक तरीका है अपने इन माध्यमों से इंटरप्ट होकर के एक तरीके से वह काम करती है, तब जा कर के पूरी चीज़ें हो पाती हैं। एक दूसरी आती है हमारी डिपेंडेंस थ्योरी। व्हाट इज़ द डिपेंडेंस थ्योरी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डिपेंडेंस थ्योरी? इस थियरी को जो दिया मेल्विन डी फ्लेवर एंड द सैंड्रा बल रोकेश हैव प्रपोज इंटीग्रेटेड थियरी एंड इंटीग्रेटेड डिपेंडेंस थियरी ऑफ द मास कम्युनिकेशन, in which they recognize the various psychological and social factors that prevent the media from the exercising arbitrary control over their audience. It means it is related of the psychological thinking, how to control of the media and of the how to control the audience थ्रू द मीडिया। मीडिया कैसे ऑडियंस के द्वारा कंट्रोल हो रही है, और एक साइकोलॉजिकल जो वार चल रहा है, किस तरीके से एक ऑडियंस को एक डाइल्यूटेड करके एक तरीके से गुमराह करके जो काम करते, तो उन चीज़ों को एक तरीके से उस बिहेवियर पे काम करने के लिए इस थ्योरी का इन्होंने मेल्विन डी फ्लेवर ने इसको दिखाया और दिखाने की कोशिश की। अर्थात जो मास मीडिया एक तरीके से जो आर्बिट्रेरी तरीके से जो इन्फ्लुएंस पावर है उसको देखने के लिए, पर्सनल लाइकनेस, फ्रीडम, इंगेज, आर्बिट्रेरी कम्युनिकेशंस बिहेवियर को उसे रोकने के लिए या उस पर काम करने के लिए किस तरीके से वह काम करता है, उन चीज़ों को जो सोसाइटी के एक तरीके से पार्ट है मीडिया उसको किस तरीके से करती है,
उन चीज़ों को खास तौर से ऑब्जर्व करने के लिए, उस पर काम करने के लिए थ्योरी डिपेंडेंसी है। अर्थात आशा ही है कि किस तरीके से डिपेंडेंसी को लेकर के जो काम करे, इट इज़ कॉल्ड बाय द डिपेंडेंसी थियरी। नॉर्मेटिव थियरी ऑफ द मास मीडिया, सामान्य सिद्धांत नॉर्मेटिव थियरी का क्या है कि सामान्य सिद्धांत इट मीन्स हाउ टू थिंक अबाउट लाइक दिस। आप एक सामान्य किस तरीके से किसी बात को आप सोचते हो, उस बात को यह जो नॉर्मेटिव थियरी को याद किया गया। नॉर्मेटिव थियरी एक्सप्लेन्स हाउ मीडिया आर्ट ऑफ द कैन बी एक्सपेक्टेड ऑपरेट अंडर द प्रिवेलिंग set the political economic circumstances, and since its society controls its mass media, it accordance with the policies and needs formulations its own separate press theory। यह खास तौर से जो पॉलिटिकल इकोनॉमी हमारी सर्कमस्टांसेस बनती हैं सोसाइटी में, तो उस सोसाइटी को खास तौर से कैसे कंट्रोल मीडिया करती है, उस एजेंडे को एक इस फार्मूलेशंस पे जो काम करता है, सेपरेशंस तरीके से जो देखता है, इस थियरी को जो है नॉर्मेटिव थियरी का नाम दिया गया। अथॉरिटेरियन थियरी क्या है? अथॉरिटेरियन थियरी द टर्म्स यूज्ड बाय द साइबर्ट रेफर्स टू अरेंजमेंट इन व्हिच द प्रेस इज द सबऑर्डिनेट टू द स्टेट पावर द इन टर्म्स ऑफ अ रूलिंग क्लास। स्टेट में किस तरीके से जो गवर्न हमारी स्टेट करती है, उसमें खास तौर से जो सबऑर्डिनेट पार्टनर्स हैं या रूलिंग क्लास है, यानी कि जो एक एलीट क्लास है, उसमें किस तरीके से इनका क्या इन्फ्लुएंस होता है, उसमें वो कैसे काम होता है, इसको जो है अथॉरिटेरियन नाम थियरी का नाम जो दिया साइबर्ट रेफर्स ने। तो द थियरी होल्ड्स द प्रेस एंड अदर मीडिया शुड ऑलवेज बी सबऑर्डिनेट टू एस्टेब्लिश अथॉरिटी एंड शुड डू नथिंग टू अंडरमाइन इट। अर्थात यह जो थियरी खास तौर से काम हमारी करती है, एक उसकी पैरेलल जो चीज़ें हैं, जो पैरेलल सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, जैसे कि रूलिंग क्लास का किस तरीके से एक अपना हेजमनी है या उसको किस तरीके से अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए या उस पर काम करने के लिए किसको उसको कम किया जा सके और किस तरीके से वो कंट्रोल चीज़ें करता है, उस थियरी पे जो काम करती है, जो उसको देखती है, उसे जो है अथॉरिटेरियन थियरी का नाम दिया गया। प्रेस थियरी, फ्री प्रेस थियरी क्या है? जैसा कि नाम से ही चल रहा फ्री प्रेस थियरी, यानी कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है, ये भी जो साइबर्ट ने दिया, लिबर्टी को खास तौर से इन्होंने फोकस किया कि जो मीडिया का खास तौर से पोर्शंस है, मीडिया किस तरीके से स्वतंत्र होनी चाहिए, उसकी किस तरीके की लिबर्टी होनी चाहिए। आपको पता है कि जब भारत में जब आंग्ल शासन था, जब भारत एक कॉलोनियल स्टेट हुआ करता था, तो उस तरीके से जब अंग्रेज भारत में आए तो कितना जो है प्रेस को कंट्रोल किया, प्रेस को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से उस पर बैन लगाए, बैन लगाने के बाद किस तरीके से जो है उनके अधिकारों का हनन किया गया, बोलने की स्वतंत्रता पे, विचार की स्वतंत्रता पे। तो वहाँ पे जो एक बैन था, जो एक प्रभुत्व था अंग्रेजों का, उसको कैसे जो रोका गया है, कि फोर्सफुली जो दबाया गया, तो उसको न रोका जा सके, एक स्वतंत्र तरीके से जो काम कर सके, उसे फ्री प्रेस थियरी के नाम से लिबर्टियन जो हमारे लिबर्टियन थियरी जो इन्होंने दिया साइबर्ट ने, इसको इन्होंने लिबर्टी का नाम दिया। लिबर्टी से था कि स्वतंत्रता, यानी कि प्रेस एक अपना उसकी एक माइंड सोच है, उसको किस तरीके से व्याख्यायित कर सके, किसी चीज़ को एक स्वतंत्र रूप से एनालिसिस कर सके, उसे कैसे वो सोच सके, उसको उस थियरी को जो है यहाँ पे लिबर्टी थियरी का नाम दिया गया। अब नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थियरी। क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थियरी? अर्थात कि एक समाज के प्रति किस तरीके से जिम्मेदारी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसको जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थियरी का नाम दिया गया। इस थियरी का जो कमीशन किया गया हैटचिंस 1947 में किया यूएसए में, कि मीडिया के एक समाज के प्रति क्या जवाबदेह है, मीडिया को किस तरीके से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी थियरी में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या निजता का कैसे जो है एक सोसाइटी का हनन नहीं होना चाहिए, निजता को उनको एक सबको अपनी निजता का एक अधिकार है वह भंग नहीं होना चाहिए, उसको रोकने के लिए या उस पर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के लिए कैसे एज ए कोई पर्सन काम करता है, इसलिए यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थियरी का नाम दिया गया।
और इस पे काम किया। एक सोवियत मीडिया थियरी और द कम्युनिस्ट मीडिया थियरी। यह सोवियत मीडिया और कम्युनिस्ट मीडिया थियरी क्या है? द रशियन मीडिया वेर रिकग्नाइज आफ्टर द रिवोल्यूशंस ऑफ द 1917। जब रसिया में एक तरीके से वहाँ पे रिवोल्यूशन जब चल रहा था तो वहाँ पे इस थियरी का इजाद हुआ। मार्क्स ने खास तौर से इस थियरी को इजाद किया और उसको एक जो मीडिया किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, like it envisages media to be under control to the working class whose interest they are meant to serve। अर्थात जिनका एक तरीके से जो वर्किंग क्लास है उनका इंटरेस्ट जो है किस तरीके से सर्व होना चाहिए, उस चीज़ को न दिखा करके एक दूसरा एजेंडा जो दिखा रही थी चीज़ें, तो उसको जनता जो खास तौर से जो वर्किंग क्लास पीपुल है, जो लेबर क्लास पीपुल है, जो कॉलोनाइज पीपुल है, उनके हक और अधिकार को दिखाने के लिए जो मीडिया जिस तरीके से काम करना शुरू की, एक जो हमारा वर्किंग जो हमारा लेबर क्लास था, जो डेली वेज लेबरर क्लास था, अर्थात कोई रसिया का ही नहीं किसी देश का, तो मार्क्स जो सर्वहारा की बात करता है, जो मार्क्स एक लोग की बात करता है, पीपुल की बात करता है, तो उस थियरी की जब बातचीत खास तौर से हुई कि उसको कैसे देखा जाए, उसको किस तरीके से जनता की आवाज़ को अपलिफ्ट किया जाए, ऊपर उठाया जाए, तो इस थियरी का नाम दिया गया सोवियत मीडिया थियरी। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन थियरी एक नेक्स्ट, जिसमें कि डेवलपमेंट से आशा ही है कि किस तरीके से संचार को कैसे डेवलप किया जाए, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है वहाँ पे जो संचार के असीमित मतलब एक तरीके से बाकी जगहों पे एक असीमित जो है साधन है, लेकिन वहाँ पे एक संकुचित कह लीजिए ये या एक बहुत कम मौके हैं जिस पे कि वहाँ पे एक उनका संचार के विकास नहीं हो पा रहे हैं। तो उसको किस तरीके से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, एक जैसे कि पेरिफेरी कंट्री है हमारी, एक ऊपर तो जो 3 क्लासेस हैं उसको अगर हम कह रहे कि एक डेवलपमेंट कंट्री हो गई, एक पेरीफेरी कंट्री हो गई, और तीसरी हम जो बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड की जो बात करते हैं, इनकी बात करते हैं जो वर्किंग क्लास है, जहाँ पे एक तरीके से खाने को लेकर के संघर्ष है, पीने को लेकर के संघर्ष है, दैनिक दिनचर्या के लेकर जो खास तौर से जो संघर्ष है, मारपीट है, मर्डर है, हत्याएं हैं, वहाँ पे किस तरीके से एक मीडिया का क्या रोल होना चाहिए, वहाँ पे संचार को किस तरीके से डेवलप करना चाहिए और क्या होने चाहिए, उस चीज़ को थर्ड वर्ल्ड के लिए खास तौर से जो थियरी सोचती है, दिस इज कॉल्ड बाय द डेवलपमेंट थियरी। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट्स मीडिया थियरी, इट इज़ कॉल्ड लाइक, अब डेमोक्रेटिक की हम बात करते हैं कि इन द मोस्ट रिसेंट एडिशन टू द लिस्ट ऑफ नॉर्मेटिव थियरी, एक सामान्य सिद्धांत से रिलेवेंट टू द डेवलप लिबरल सोसाइटी, यानी कि जो हमारा लोकतंत्र है उनके अधिकारों को लेकर के, उनके विकास को लेकर के, उनके सिद्धांतों को लेकर के, उनके निजता को लेकर के, ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री में किस तरीके से जो मीडिया रोल अपना प्ले करती है उसको लेकर के यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट्स मीडिया थियरी की बातचीत होती है, और उसका नाम दिया गया, इट इज़ कॉल्ड बाय द डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट्स मीडिया थियरी बिकॉज ऑफ हिज वर्किंग आर द working like the people of the India, any societal or the societies working the like where established of the democratic country, it's working like the people and the society, खैर उनके प्राइवेटेशंस को लेकर के सारी चीज़ों को लेकर जो काम करती है उससे हम नाम दिया गया डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट्स मीडिया थियरी। तो आपने मित्रों, विद्यार्थी मित्रों ने इस लेक्चर्स में जो मेन जो थियरी है उस थियरी के अलावा जो आपने पढ़े, अरिस्टोटल थियरी को, लाजवेल थियरी को, सैनन थियरी को, बार्लो थियरी को, जो तो मेन थियरी थी उनको आपने पढ़ा। उसके अलावा जैसे कि डेवलपमेंट थियरी है, डेवलपमेंट थियरी हमारी कम्युनिकेशन थियरी क्या है, उसके बाद डेमोक्रेटिक थियरी हमारी क्या है, सोशियोलॉजिकल थियरी हमारी क्या है ना, लिबरल थियरी हमारी क्या है, कम्युनिटिव थियरी हमारी क्या है, खासतौर से सोवियत वाली जो है। तो इन सब सारी जो थियरी की हमने बातचीत की, 1 by 1 2 स्टेप्स थियरी क्या है, मल्टी स्टेप्स थियरी क्या है, तो इन थियरी को जो सबऑर्डिनेट एक तरीके से मेन थियरी के बातचीत के अलावा जो थियरी है कैसे काम करती है, उनमें हम आपको 1 by 1 आपसे बातचीत किए। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, 4 क्वेश्चंस है। एक्सप्लेन द अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द लाजवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द सैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन,
नेक्स्ट है एक्सप्लेन बार्लो द MCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो चारों थ्योरी को आप पढ़िए, जो आपने सुना या जो आपके पास सॉफ्ट फाइल है, जो हार्ड फाइल है, उससे आप पढ़िए और उसको खुद एक तरीके से राइटअप में लिखने की कोशिश करिए। और उसके अलावा जो अन्य थ्योरियों पे मैंने बात की यहाँ पे, हालांकि प्रश्न हमने नहीं दिए, फिर भी जो आप खुद से अपने क्वेश्चंस तैयार करिए और उस पर राइटअप में कीजिए। पढ़ने के अलावा सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल राइटिंग होती है। राइटिंग ही एक तरीके से आपको एक सोचने की, आपकी डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतर उपाय है, जो कि आपके डेवलपमेंट में काफ़ी कारगर होती है। तो आशा करता हूँ कि यूनिट नंबर 13 पेपर नंबर 2 में आपको यह लेक्चर पार्ट 1 पार्ट 2 बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आशा करता हूँ कि आपके भविष्य के लिए काफ़ी फलदायी होगा। तो यूनिट नंबर 14 के लिए लेकर के हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। स्वाध्यायः परमं तप